स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में समय समय पर जो महत्वपूर्ण बहसें और विवाद उठते रहे हैं, उनमें आलोचनात्मक विवेक निर्मित करने में लक्ष्मीकांत वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय और समाज के बहुआयामी चिंतन को स्पष्ट करते हुए वे विरुद्धों का सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति का एहसास कराते हैं। अपने अतुकांत चिंतन की मौलिकता के लिए वे नई पीढ़ी में सदैव आकर्षण का केंद्र रहे हैं। शास्त्रीयतावादी और लीकवादी पद्धतियां और परंपराएं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वे स्थिरता और शाश्वतता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि समकालीन लेखन के प्रति वे शंका व्यक्त नहीं करते, नहीं उससे असंतुष्ट हैं, बल्कि वे उसमें नई संभावनाओं को तलाशते हैं। आज का जो नया लेखन है उसको लेके पुरानी पीढ़ी काफी असंतुष्ट है। समकालीन लेखन के बारे में आपकी क्या राय है? पुरानी पीढ़ी हमेशा नई पीढ़ी से असंतुष्ट रहती है। मैं भी कभी कभी अपने को सही करने के लिए इस फार्मूले को दूसरे तरह से देखता हूँ। जब पुरानी अपने बच्चों के ऊपर, अपने पौत्रों के ऊपर, पुत्रियों के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, जब मैं बड़ा झिड़क के कहता हूँ तो मैं कहने अपने मन में सोचता हूँ कि ये कम्युनिकेशन गैप है। तो ये कम्युनिकेशन गैप जब तक बना रहेगा तब तक नए पुराने का भेद होगा। सवाल यह है कि जो नया कर रहा है, जो नई पीढ़ी कर रही है, नए लेखक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लेखन को समझते हुए हम अपने भीतर ये सोचें कि हमें क्या कमियां है। इनसे हमें अपने को सुधारने के, अपने को एक प्रकार से अपने को प्रक्षालित करने की, अपने को फिर से अरेंज करने की एक प्रवृत्ति जागनी चाहिए। तब नया पुराना नहीं रह जाएगा। अगर पुराना जड़ है कि बस जो हमने देखा है इसके आगे तुम नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं है। जो हमने देखा है वो आज है ही नहीं है। जो वो देख रहा है आज की युग की विसंगतियों को, वो जानता है। हमने अपनी जिंदगी में कभी ये सोचा ही नहीं था कि किसी ऐसी जगह रहेंगे कि जहां से हम 10 बजे चलेंगे और 1 बजे उसी शहर में दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे। तो वो जो लड़का वहां से चल रहा है, स्कूल में आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहा है, मॉडल टाउन से मान लीजिए आ रहा है कोई, तो उसकी तकलीफ हम क्या समझेंगे भाई? हमारे समझ हम तो हमारा तो लिमिट है। 3 मील के लिए भी हमारी माँ ने हमको साइकिल दे दिया था, और यहाँ क्या दें हम आने जाने के लिए? यहाँ पर स्कूटर और कोई भी चीज में ये सामान आपको बता रहा हूँ। तो ये जो गैप है ओल्डर जनरेशन का, ओल्डर जनरेशन का, ये ओल्डर जनरेशन की, पुरानी पीढ़ी की जरूरत है कि वो ये समझे कि हमारी आने वाली पीढ़ी किन विरोधाभास में जी रहा है, और उसके साथ सहानुभूति रखे और उससे सबक ले, और फिर उसके बाद कहे, डिस्कस करे। यहाँ संवाद ही बंद हो जाता है पुरानी नई पीढ़ी। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जो नई पीढ़ी कर रही है एकदम गलत है, और जो पुरानी पीढ़ी कर चुकी वो सब बिल्कुल सही था। इतनी उम्र पाने के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि न मैं पूरी तरह से तब सही था और न पूरी तरह से आज सही हूँ, न पूरी तरह से तब गलत था, न पूरी तरह से आज गलत हूँ। और इसीलिए जो नई पीढ़ी है उसको समझने की यही दृष्टि जब तक विकसित नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन गैप रहेगा। रह गया ये
कि जो साहित्य लिखा जा रहा है, अब अनामिका कवित्री है, उसकी कविताएं आप देखिए, स्त्री की एक गृहिणी, इसकी एक स्त्री की संवेदनाओं की कितनी परतें उसकी कविताओं में है, जो महादेवी की उसमें तो नहीं आएंगी, ढकी हुई आएंगी, उसकी कई परतें आती हैं साथ। अभी एक कवित्री कोई जबलपुर के उसी कविता में देख रहा था, तो अब उसने जो इस पुरुष प्रधान समाज है, इसकी कल्पना हमारे युद्ध की ही नहीं। ये तो दूसरे युद्ध के बाद पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा हुई। उस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष और स्त्री के जो संबंध हैं, इन्हें पुनर्परिभाषित हुए। तो इसके ऊपर जो आज नया लिखा जा रहा है, मान लीजिए, तो उसको हमें सहानुभूति पूर्वक देखना चाहिए और उसमें उसके जो तथ्य हैं उनको समझना चाहिए। उस जो नया लेखक है, जो नौजवान है, जो अनेक प्रकार के घुटनों से बीच गुजर रहा है, उसकी दुर्दशा को समझना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति रखना चाहिए और वहां पर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए जहां अह्यूमन हो रहे हैं, इनह्यूमन हो रहे हैं, नॉन ह्यूमन हो रहे हैं, अमानवीय हो रहे हैं, अमानुषीय हो रहे हैं, या जिसे कहना चाहिए कि अमानवीय हो रहे हैं। मनुष्य है इसकी कोई सिंटैक्स नहीं, उसका कोई संदर्भ नहीं, उसका कोई भविष्य नहीं, तो इस तरह से मनुष्य को ले रहे हैं। तो इन मतिवादियों को ऊपर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, साथ ही उन विसंगतियों में जीते वाले नवयुवक की सराहना भी करना चाहिए कि इसके भी जीने की कोशिश कर रहा है। वर्मा जी, आपने उपन्यास लिखे कई, टेराकोटा और खाली कुर्सी की आत्मा आपका काफी नई टेक्निक के और बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हुए। बाद में आपने इस सशक्त विधा को छोड़ क्यों दिया? उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है, आपने आगे इसे क्यों नहीं बढ़ाया? छोड़ा तो नहीं मैंने, क्योंकि अभी मैं मुंशी रायजादा दिख रहा हूं। मुंशी रायजादा में 1805 से लेकर के और 1976 तक का इतिहास 3 वॉल्यूम में है। एक वॉल्यूम तो लगभग मैं समाप्त कर चुका हूं, दूसरे का मैटर मौजूद है। तो जब यो आएगा कभी, अगर हमारे जीवन काल में आ गया तीनों, तो आपको पता चलेगा कि उसमें छोड़ा नहीं, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन चूंकि वो ऐतिहासिक संदर्भ उसमें है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और फिर उसमें हम हिस्ट्री भी नहीं लिख रहे हैं, हम इतिहास भी नहीं लिख रहे हैं, हम प्योर उपन्यास भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच की चीज है। दोनों के बीच एक इल्यूशन क्रिएट करते हुए एक तरह का एक दूसरे की प्रतिछाया डालते हुए ले चलना है, तो उसमें समय लग रहा है। रह गया उपन्यास जो मैंने लिखा, खाली कुर्सी की आत्मा, उसमें जीवन के अनेक विरोधाभास हैं। जैसे कि लौह पुरुष की लोग बहुत बात करते हैं, अब उसमें वो केनाजोर गरम बेचने वाले के खोमचे में एक लोहे का आदमी रखा हुआ है, जिसके हाथ पे पैसा रख दिया जाता है, वो मुंह में डाल देता है। उसको मैंने लौह पुरुष का एक रंग का इस्तेमाल किया। और टेराकोटा फिर दूसरी चीज यह है कि उपन्यास लिखने में एक बहुत पेशेंस चाहिए और टाइम चाहिए। मेरा जीवन इतना अस्त व्यस्त चीजों में रहा है कि उतना लगातार नहीं कर पाया, फिर भी 8 उपन्यास तो है ही है फिलहाल। अच्छा वर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पिछले कुछ समय जुड़े रहे थे और उसी दौरान आपने पुस्तक निकाली समाजवादी दर्शन और लोहिया। आज जब विचारधारा के अंत की बात हो रही है, सब जगह ये शोर है कि विचारधाराएं खत्म हो गई या प्रासंगिक नहीं रही, आज आप क्या सोचते हैं कि लोहिया की विचारधारा हमारे लिए प्रासंगिक है? आज उसका हमारे समाज, हमारी राजनीति में सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? जितने भी विचार हैं हमारे यहाँ, उनको विकासशील होना पड़ेगा। तो अगर गांधी को हम जीवित रखना चाहते हैं, तो गांधी के विचारों को हमें विकसित करके अपने युग के अपेक्षा में परिभाषित करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो गांधी रिलेवेंट नहीं।
गांधी के दिए हुए मानदंडों के अनुसार आज के युग में गांधी की क्या प्रासंगिकता है, इसको देखने की जरूरत है। लोहिया का महत्व यही है कि जिस समय आजादी के बाद लोग कह रहे थे कि सत्याग्रह की कोई जरूरत नहीं है, सिविल नाफरमानी की कोई जरूरत नहीं है, आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है, गिर जाने की जरूरत कोई नहीं है, अब तो हम आजाद हो गए, अब ये सब तो बेकार है। लोहिया ने कहा था कि सरकार चाहे अपनी हो और चाहे विदेशी हो, विदेशी सरकार तो दोहरा जुल्म करती है, एक तो विदेशी होती है और दूसरे वो सरकार होती है, और जो देशी सरकार है ये दोहरा जुल्म करती है कि सरकार होने के साथ साथ वो हमेशा सत्ता में ऐसा है ही नहीं है कि वो सब ठीक ही करे, तो इसको गलत बताने वाला कोई चाहिए नहीं, तुम गलती कर रहे हो, अगर गलती कर रहे हो हमें बताएं कि गलती कर रहे हो, इसे ठीक करो, और उस गलती नहीं ठीक हो रही है तो उसके लिए आंदोलन न करें, तो हम गांधी जी को जीवित नहीं रह सकते। लोहिया का रेलिवेंस यही है, उनकी प्रासंगिकता यही थी कि गांधी जी के सिद्धांत को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक तो ये, दूसरा ये कि गांधी जी का जितना भी सिद्धांत था इंट्यूटिव था, अपनी आत्मा की आवाज से था। लोहिया ने उस सिद्धांत को संविधान और कानून के तहत रखा। आत्मा की आवाज में कानून के हिसाब से कौन गलत कर रहा है, ये डिमोशन नहीं है, ये उसका अवमूल्यन नहीं है। उन्होंने इसके दो पक्ष रखे कि दोनों पक्ष सही है, कि हमारी आत्मा इसको समझ रही है कि ये गलत है और कानून और संविधान के हिसाब से गलत है। तो उन्होंने कहा कि जहां कानून और संविधान के हिसाब से गलत है उसके खिलाफ आंदोलन करना हमारा हक है, उसको शुद्ध कराना हमारा हक है। गांधी जी कहते थे कानून उनकी बात हम नहीं जानते, हमको लगता है ये गलत है इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए, उनसे पूछिए फिर आगे। तो वो कहते थे कि मुझे सिर्फ एक ही कदम दिखलाई पड़ रहा है, आगे क्या हमें नहीं जानता, लेकिन ये कदम जो दिखलाई पड़ रहा है मैं चलूंगा। लोहिया भी यही कहते थे कि इस कानून को तोड़ने के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, यह कानून गलत है इतना मैं जानता हूं, इसलिए मैं इसके विरोध में खड़ा हूं। इसलिए गांधी और लोहिया का जो की प्रासंगिकता है ये जब तक जनतंत्र है तब तक रहेगा। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद बहुत जरूरी है, ये बात जो आप कह रहे हैं वो अपने लेखन से भी सिद्ध कर रहे हैं। अभी आपने बताया ही कि आपके उपन्यास 3 वॉल्यूम्स में आने वाले हैं, क्या कविता के क्षेत्र में भी अभी आप कुछ लेखन कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो इस नए परिवेश में, नई चुनौतियों में क्या नई समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? असल में ऑब्जेक्टिव साइंस में, वस्तुपरक विज्ञान में ये कहा कि कॉस्मिक सेंस है, कॉस्मिक पावर है। आइंस्टाइन ने कहा कि अणु और परमाणु के विघटन के बाद वो कौन सी शक्ति है, उस शक्ति को हम देख नहीं पा रहे हैं। उपनिषदों में हमारे यहाँ उस शक्ति को अनेक अनुभवों से व्यक्त किया गया है। अब जितना विद्रोह और जितना इनकलाब था उसके बाद एक दृष्टि मेरी भी विकसित हुई है इधर कि ये कॉस्मिक पावर है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस या एक विश्व मंडलीय जो जागरूकता है, तो इसके तहत कुछ नया लिख रहा हूं। एक संग्रह है दीप देहरी द्वार जो शीघ्र प्रकाश, उसमें कुछ इस तरह की कविताएं हैं जिसको पढ़ करके लोग कह सकते हैं कि
टी.एस. इलियट तो खैर बहुत बड़ा कवि था, लेकिन कुछ इसी टाइप का आरोप लगा सकते हैं कि ये नव आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता कोई बुरी चीज नहीं है। एक बार ऐसी बहस चली थी तो मैंने कहा था कि आध्यात्मिकता को लोग समझते हैं कि हमारा और भगवान का रिश्ता है। हमारा भगवान का रिश्ता है नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि इस संसार में करके जो का यथार्थ है और जो आदर्श है, इसके बीच में हम कैसे जिंदा रहें। तो लोग कह सकते हैं कि उसमें न्यू अध्यात्मवाद आएगा, लेकिन उसकी कविताएं कुछ अभी तक जितना प्रयोग है उससे भिन्न है। उसमें बार बार अपनी तलाश है और अपनी ही तलाश के साथ इसके पहले का संग्रह बार बार अपनी तलाश है, जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ। उसके बाद का संग्रह है ये दीप गहरी द्वार, और उसके बाद का काव्य संग्रह जो आने वाला है वो है चंदन वन। ये 3 संग्रह हैं। इत्तेफाक है कि दीप गहरी पहले आ रहा है, बार बार अपनी तलाश बाद में आएगा, और चंदन यात्रा ये चंदन वन बाद में आएगा। तो वो बार बार अपनी तलाश करते 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 ही दीप गहरी द्वार है। जब अपनी तलाश आप करेंगे तो अंतर्मुखी होंगे अपनी तलाश करने में। फिर अंतर्मुखी होकर के जब आप बाहर को देखेंगे तो इसका एक संतुलन बनेगा। दीप गहरी द्वार में कुछ इन्हीं अंतर और वायु के साक्ष का संघर्ष है, जो मेरा ख्याल है जुलाई तक आपके सामने आ जाएगा। वो संग्रह बहुत बड़ा संग्रह नहीं है, 100-150 कविताओं का है। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन नई संवेदना के साथ होंगे, मेरा अपना ख्याल है। 50 वर्ष की साहित्य करीब 50 वर्ष की साहित्य यात्रा में लघु मानव और उसके बाद लघु मानव और महामानव और सारी चर्चाएं करने के बाद अब आपने आध्यात्म और कॉस्मिक वर्ल्ड इन सबको जोड़ने की जो बातचीत कही है, और खासतौर से ये मतलब जैसे आपके काव्य संग्रह से नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये नाम कहीं न कहीं तुलसीदास से मिला होगा। उनका एक दोहा है, राम नाम मन दीप धर जिये देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहे उजियार। तो ये जो इस पूरी यात्रा में ये जो परिवर्तन आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस करने की बात नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं। कला का अध्यात्म एक पुस्तक मैंने शुरू में लिखा कि आपने एक चित्र बनाया, आपने एक कविता लिखी। शब्द तो नहीं है कविता, छंद तो नहीं है कविता, न शब्द है न छंद है, और न भाव है। भाव में भी आप बड़े भाव हो जाए तो कविता तो नहीं बनेगी। तो कौन सी चीज है जो किसी कला को कला बनाती है? और वो कौन सी चीज है जो शब्द के पूरे संदर्भ को नए संदर्भ से जोड़ लेती है और पूरे मनुष्य को एक नई भाषा में बोलने की जरूरत महसूस होती है? तो इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद, तो जब मैं यहाँ दिल्ली में था 1984-85 में, तभी एक पुस्तक लिखनी शुरू की थी, कला का अध्यात्म। वो पुस्तक तैयार हो गई है, अब वो छपने जा रही है। बीच में कुछ ये आ गया है, व्यवधान आ गया, लेकिन उसे कुछ चैप्टर्स छपे हैं। तो आध्यात्मिकता की वो कोशिश तो हमारी तब भी थी कि इसको हम केवल साहित्य शास्त्र से ही नहीं परिभाषित कर सकते, मनोविज्ञान से ही परिभाषित नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ तत्व ज्ञान, कुछ मेटाफिजिकल तत्व आधार पर सोचने की आवश्यकता है, और वो सोचा है और उसके लिए कुछ तर्क दिए हैं। वो जब किताब आएगी कला का अध्यात्म, तब आपको उसमें देखने को मिलेगा। मेरा ख्याल है कि उसी प्रक्रिया से ये भी निकला है, जो बार बार अपनी ही तलाश। नहीं तो अगर हमें
अपनी सबसे महत्वपूर्ण भावना के ऊपर कविता लिखनी होती तो एक कविता के लिखने के बाद दूसरी कविता लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरी कविता में लिखता इसीलिए हूँ कि जहाँ वो कविता समाप्त की मैंने वो अधूरी है और आगे वो पूरी नहीं हुई है, इसको पूरी करने के लिए दूसरी, फिर दूसरी को पूरी करने के लिए तीसरी। तो ये क्या है, ये बार बार अपना और वाय दोनों के संदर्भों को परिभाषित करने के लिए है। तो बार बार अपनी ही तलाश इसमें करते हैं। अपनी तलाश के बाद फिर दूसरा स्तर आता है कि अपनी तलाश उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हम अपने अंतर की तलाश नहीं कर लेंगे। तो अंतर की तलाश कर लेंगे तो दूर दोहरी हो जाएगा कि बाहर और भीतर दोनों का उजाड़ हो जाएगा। और चंदन वन का जो है वो एक द्वंद जो है कि वो हम और तुम वाला, मैं और तुम वाला द्वंद है। मैं तो ऐसे रह लेता हूँ, तुम कैसे रहते हो, तुम रहते। तो वो है। और मैं भी तैयार हूँ, जब नई कविता के लिए इतनी आलोचना, इतना विवाद सहा है, तो जब ये खंग रहेगा तो दूसरा विवाद उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की चिंतन दृष्टि नई चुनौतियों का प्रश्नाकुलताओं के साथ सामना करती है। व्यंग्य और आत्मीयता की मिलावट का भाव उनमें कवि आलोचक मुक्तिबोध की तरह है और प्रयोग का भाव अध्यय की तरह है। अपने समय में विवाद बने रहे लक्ष्मीकांत वर्मा आज भी विवादों को जन्म देने में और उनका सामना करने में विश्वास रखते हैं।